दोस्तों नमस्कार। आज के इस सत्र में हम आपके सामने एक बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ उपस्थित हुए हैं। हम उसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न ये है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मानव के सामाजिक आर्थिक विकास में लौह खनिज की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसी के साथ हम एक चीज़ और समझेंगे कि मगध के उत्कर्ष में लौह खनिज का क्या योगदान रहा है, और हम इस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे कि मगध के उत्कर्ष के और क्या कारण रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मानव के सामाजिक आर्थिक विकास में लौह खनिज की भूमिका क्या है। तो हमें पता है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम भारत की प्रथम नगरीकरण सभ्यता कहते हैं। अब नगरीकरण का मतलब क्या है नगरीकरण? तो नगरीकरण का अर्थ होता है व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में कुंजी व्यापार पक्ष की तरफ झुकी हुई होती है। जो संतुलन है वो व्यापार पक्ष की ओर झुका हुआ होता है। अर्थव्यवस्था व्यापार आधारित भी हो सकती है, अर्थव्यवस्था सेवा आधारित भी हो सकती है, अर्थव्यवस्था कृषि आधारित भी हो सकती है। तो किसी भी एक समय में किसी भी एक पक्ष का पूर्णतः लोप नहीं होता। अगर मैं ये कहूँ कि अर्थव्यवस्था बाजार आधारित है, तो इसका मतलब कि उस समय कृषि का लोप नहीं हुआ है। कृषि है, कृषि का प्रभाव अपेक्षाकृत व्यापार से कमज़ोर है। और अगर मैं कहूँ कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, तो इसका मतलब कि व्यापार पक्ष बिल्कुल शून्य नहीं हो गया है। हाँ, व्यापार का प्रभाव कृषि की अपेक्षा कम है। तो पहला नगरीकरण हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता के समय। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के पश्चात वैदिक सभ्यता पूर्णतः जो है ग्रामीण सभ्यता थी। वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वह पशुपालन पर आधारित थी, कृषि पर आधारित थी। और पुनः एक बार हमें द्वितीय नगरीकरण दिखाई देता है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो हमें नगरीकरण दिखाई देता है, तो इसके पीछे कारण क्या थे? तो लौह खनिज का पाया जाना। लौह खनिज की प्राप्ति ने दो मार्ग खोले। पहला मार्ग ये कि उससे कृषि के यंत्र बनाए जाने लगे, जैसे हल बनाया जाने लगा, लोहे के हल। अगर लोहे के हल होंगे तो ज़मीन में गहरी जुताई करेंगे, जिससे कि फसल की पैदावार अच्छी हो सकती है। धारदार हथियार बने, जिससे जंगलों को तेज़ी से साफ़ किया गया। अब जंगलों को तेज़ी से साफ़ किया गया तो खेतों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। खेतों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई तो उससे कृषि की उत्पादकता, कृषि का उत्पादन बढ़ा। अब अगर कृषि का उत्पादन बढ़ रहा है, एक तरफ खेतों में अच्छी जुताई हो रही है, दूसरी तरफ खेतों का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, ऐसे में हम कुल मिला के अगर देखें तो कृषि उत्पादन बढ़ गया और कृषि अधिशेष हुआ। अब कृषि अधिशेष पे नियंत्रण किसका होगा? कृषि अधिशेष पे नियंत्रण करने के लिए राज्यों के मध्य संघर्ष हुआ। राज्य का कॉन्सेप्ट तो उस समय बहुत डेवलप नहीं था। हम जन कह सकते हैं, हम महाजनपद कह सकते हैं। तो उनके बीच में संघर्ष हुआ। अब संघर्ष में हमने ये देखा कि लौह खनिज ने एक काम और किया, उसने युद्ध के धारदार हथियारों का निर्माण किया। तो जिस भी राज्य के, जिस भी महाजनपद के आसपास लौह खनिज के भंडार मिले, जाहिर सी बात है कि उनकी शक्ति दूसरों की तुलना में कुछ अधिक रही होगी। इसमें मगध श्रेष्ठ साबित हुआ, क्योंकि मगध के आसपास लोहे के खनिज मिले, उन्होंने धारदार हथियार बनाया। इस तरह हमें मगध का बाकियों पे प्रभाव अधिक दिखाई देता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि
अवंती पर अधिकार करने के लिए मगध को लगभग 100 साल से ज़्यादा का संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि वही लौह अयस्क अवंती के आसपास भी था। ये अलग बात है कि कुछ दूरी पे था, लेकिन उसका लाभ अवंती को भी मिला। तो हम मुख्य रूप से देख रहे हैं कि दो महाजनपदों के पास लौह अयस्क मिल रहे हैं और दोनों के बीच एक लंबा संघर्ष चलता है। इसका मतलब कि जिसके पास उन्नत किस्म के हथियार होंगे वह युद्ध में अधिक प्रभावी हो सकता है, जिसके पास उन्नत हल होंगे वह अच्छी जुताई कर सकता है, जिसके पास धारदार हथियार होंगे वनों की कटाई कर सकता है। मतलब कृषि की उत्पादकता में वृद्धि और कृषि की उत्पादकता के फलस्वरूप, उत्पादकता बढ़ने के फलस्वरूप जो कृषि अधिशेष उत्पन्न हुआ, कृषि अधिशेष पर नियंत्रण स्थापित करना। ठीक है, यहाँ तक हमने बात को समझा। अब जब हमें कृषि अधिशेष मिला तो हमने देखा कि अब राजाओं को कर प्राप्ति में सुगमता होने लगी। पहले क्या होता था कि जो कबीले का सरदार होता था तो कर व्यवस्था बड़ी अनऑर्गेनाइज टाइप की थी। राजा को जो कुछ मिलता था ऐच्छिक मिलता था, जिसके पास जो है वो राजा के पास वही लेके आ रहा है। कितना लेके आ रहा है यह भी निश्चित नहीं है, कब लेके आएगा यह भी निश्चित नहीं है, लेके आएगा भी कि नहीं आएगा यह भी निश्चित नहीं है। मतलब जो कर है जिसे हम बलि कह रहे हैं, ये क्या है, ये स्वैच्छिक है। लेकिन अब जब कृषि अधिशेष होने लगा, कृषि का अच्छे से विकास हुआ, तो कर व्यवस्था भी एक संगठित रूप में हमें दिखाई देती है। शासकों को कर संग्रह में आसानी होने लगी। अब जब कर उनको एक निश्चित कर उन्हें हर एक निश्चित समय पे मिलने लगा, तो उन्होंने अपना प्रशासन का एक व्यवस्थित ढांचा तैयार कर लिया। और यहीं से ध्यान दीजिएगा, एक बार जब कृषि अधिशेष पर नियंत्रण स्थापित हो गया, एक बार जब कृषि अधिशेष के फलस्वरूप एक नियमित उन्हें कर प्राप्त होने लगा, तो अब उनका अपने राज्यों में, राज्यों के प्रति, अपनी भूमि के प्रति मोह जागृत हुआ। और जब मोह जागृत हुआ तो राजा अब वंशानुगत होने लगा, राजा का बेटा राजा बनेगा। यहीं से जो वर्ण व्यवस्था में एक हमें कर्म के आधार पर विभाजन दिखाई देता है, उसका धीरे धीरे लोप हो जाता है। हालांकि उसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब कृषि अधिशेष के फलस्वरूप जो जनसंख्या है, जनसंख्या अब व्यापार की तरफ उन्मुख होगी। इसको एक आप उदाहरण से समझिए कि किसी क्षेत्र में यदि 100 लोग हैं और 100 लोग मिलकर अपने लिए अन्न का उत्पादन कर रहे हैं, अब ऐसी स्थिति में व्यापार करने के लिए कोई आदमी बचा ही नहीं है, तो व्यापार के विषय में कौन सोचेगा? या कोई शिक्षण कार्य करना चाहता तो उस विषय में कौन सोचेगा? लेकिन अगर कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, भूमि की उत्पादकता बढ़ी है और 10 व्यक्ति ही मिल के 100 लोगों के बराबर अन्न उत्पादन कर ले रहे हैं, तो 90 व्यक्ति फ्री हैं। तो 90 व्यक्ति क्या करेंगे? वह अन्य दिशाओं में सोचेंगे, व्यापार के विषय में सोचेंगे, सेवा के विषय में सोचेंगे। कोई नवाचार उनके दिमाग में आएगा, कोई अनुसंधान उनके दिमाग में आएगा, तो अलग अलग चीज़ों की तरफ वो सोचेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि व्हाट्सएप का ज़माना रहा होता तो बाकी 90 लोग दिन भर व्हाट्सएप देखते, लेकिन ऐसी बात नहीं थी उस समय, ये अच्छी बात थी। तो हम देख रहे हैं कि कृषि अधिशेष की वजह से जो समाज है वह व्यापार की तरफ उसका झुकाव होता है। अब हमने पहले बताया कि भूमि पर उत्पादन बढ़ा, कृषि अधिशेष मिला, हमें भरपूर अनाज मिला, तो लोगों में अपनी क्षेत्रीयता की भावना जागृत हुई। ये हमारी ज़मीन है, ये हमारे ताऊ की ज़मीन है, ये उनकी ज़मीन है, ये रिश्तेदार की ज़मीन है, ये मित्र की ज़मीन है, ये मेरे दुश्मन की ज़मीन है। तो मतलब लोगों का अपने भूमि के प्रति मोह जागृत हुआ, जबकि इसके पहले मोह जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था।
क्योंकि हम परमानेंट कृषि तो करते नहीं थे। आज हमने किसी भूमि पर कुछ उत्पादन कर लिया, 2-3 साल बाद उस भूमि की जो है उत्पादकता, उसका जो उपजाऊपन है वो समाप्त हो जाएगा, हम कोई दूसरी ज़मीन पे खेती करने लगेंगे। अब जब हमें 2-3 साल बाद किसी अन्य भूमि पर जाके खेती करनी ही है, तो हम इस भूमि के प्रति अपना मोह क्यों जागृत करें? कोई लाभ नहीं है। ये भी हमको देखने को मिला। लेकिन जैसे ही हमने जो है एक व्यवस्थित कृषि करना शुरू कर दिया, एक अस्थायी कृषि करना शुरू कर दिया, तो हमारे भूमि के प्रति मोह भी जागृत हुआ। अगला हम देखेंगे, स्त्रियों की दशा में अपेक्षाकृत सुधार हुआ। एक बात आप हमेशा समझ लीजिए, सामाजिक स्वतंत्रता का रास्ता आर्थिक स्वतंत्रता से होके जाता है। जिस भी समाज में स्त्रियों को आर्थिक स्वतंत्रता होगी, उस समाज में स्त्रियों के सामाजिक स्वतंत्रता का मार्ग, सामाजिक न्याय का मार्ग स्वतः खुल जाएगा। अब यदि अर्थव्यवस्था बाजार आधारित है, व्यापार आधारित है, तो ऐसे में हम देखते हैं कि महिलाओं की श्रम में भागीदारी बढ़ती है। ये तय बात है, इसको लिख लीजिए कि थंब रूल है। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य से आप तुलना करके देख लीजिए, सेवा क्षेत्र में महिलाओं की अच्छी खासी संख्या है, अच्छा खासा योगदान है। हम यदि बड़े पार्श्विक श्रम या शारीरिक श्रम की बात ना करें, तो जो सॉफ्ट जॉब है उसमें महिलाओं का अच्छा खासा योगदान है। और एक आर्थिक रूप से स्वतंत्र, आर्थिक रूप से संपन्न स्त्री की समाज में एक अलग पहचान, एक अलग धारणा होती है। उसको समाज में अन्य स्त्रियों की तुलना में अधिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है। तो ये हम देखते भी हैं। तो ये थे लौह अयस्क का उस समय की सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान। अब हम आते हैं मगध की बात करते हैं। आखिर लौह अयस्क ने मगध को कैसे लाभ पहुंचाया और मगध के उत्कर्ष में अन्य क्या योगदान रहे होंगे? तो हमें पता है कि मगध की जो भूमि है वह एक खास रूप से, एक खास तौर पे उपजाऊ है। क्यों उपजाऊ है? मगध का जो क्षेत्र है वह आधुनिक बिहार है, गंगा का बेल्ट है, उपजाऊ भूमि है। अब इतनी उपजाऊ भूमि में आसपास अगर लौह अयस्क पाए जाएंगे तो खेती करना एक आसान काम हो जाएगा। तो मगध के उत्कर्ष में एक कारण यह भी है कि अच्छी खेती हुई, कृषि अधिशेष अधिक उत्पन्न हुआ। अगला, उन्होंने एक लौह अयस्क के द्वारा बड़े उन्नत किस्म के हथियारों का उन्होंने जो निर्माण किया, यह भी हम जानते हैं। उनके द्वारा, चूँकि हम जानते हैं कि झारखंड में लोहे की खदानें पाई गई। झारखंड पहले बिहार में था, मगध का क्षेत्र है, तो झारखंड में लोहे की खदानें पाई गई। उससे उन्होंने उत्तम किस्म के हथियारों का निर्माण किया, जिससे वे युद्ध में अधिक कौशलतापूर्वक जो है वो वीरतापूर्वक युद्ध कर पाए। अगला जो रीजन था वो था कि मगध के जंगल में हाथी पाए जाते थे, और हाथी जो है मगध की सेना के एक महत्वपूर्ण अंग बन गए। ये भी एक बड़ी उसकी खास बात थी। दूसरा ये है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के कारण, चूँकि मगध का क्षेत्र है, गंगा उसकी सहायक नदियां हैं, तो आवागमन का जो मार्ग है वह सस्ता है और सुलभ है। अगर आवागमन का मार्ग सस्ता और सुलभ होगा तो इससे सैन्य संचालन में, आर्मी के मूवमेंट में और व्यापार में, दोनों में सहूलियत होगी। अगला जो कारण है वह है मगध की स्थिति। मगध की जो राजधानी है, जिसे हम राजगाह कहते हैं। राजगाह क्या है? यह राजगीर का प्राकृत नाम है, और राजगाह का मतलब होता है राजाओं का घर। मतलब मगध की जो
राजधानी है वह राजगृह है। और ये क्या है? यह पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक किलाबंद शहर है। पहाड़ी पे है, ऊंचाई पे है, और ऊंचाई पर हमला करना किसी भी शत्रु के लिए कठिन कार्य है। और ऐसे शत्रु के लिए, मतलब ऐसे शत्रु के ऊपर हमला करना और कठिन हो जाता है जब वह शत्रु एक अच्छी सेना वाला हो, जैसे उसकी सेना में अच्छे अच्छे हथियार हो, उसकी सेना में हाथी हो, और वो शत्रु ऊंचाई पे बैठा हो, तो उस पर हमला करना एक अपने आप में बहुत कठिन काम है। और इन सब के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मगध के उत्कर्ष में, मगध के उत्थान में, वह है मगध में कुशल नेतृत्व। ये थंब रूल है, इसको आप समझ लीजिए कि जिस भी राज्य में, जिस भी देश में शासक कुशल होगा वह कम संसाधनों पर भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। नेतृत्व की क्षमता जो है वह अद्वितीय स्तर की होनी चाहिए। जिस भी शासन में, जिस भी राज्य में, जिस भी व्यवस्था में हम संसाधन से भरे पड़े हैं, लेकिन नेतृत्व हमारा जो है वह गलत हाथों में है, अयोग्य हाथों में है, तब ईश्वर बचाए, इंसान के बस का तो नहीं है। आप लोगों ने सुना भी होगा, पूत सपूत को तो काधन संचय और पूत कपूत तो काधन संचय। पुत्र यदि जो है सुपुत्र है तो उसके लिए धन का संग्रह क्यों कर रहे हो? वो तो स्वयं बना लेगा। और पुत्र यदि जो है कुपुत्र है तो उसके लिए धन का संचय क्यों कर रहे हो? जो बनाओगे वो सब नाश कर देगा। तो हमने देखा कि मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद ऐसे जो शासक थे बड़े प्रसिद्ध थे, बड़े महत्वाकांक्षी थे, और बड़े जो प्रतिभाशाली थे। इनका कुशल नेतृत्व पाकर और अपने संसाधनों के बल पर मगध एक महाजनपद में जो है सबसे श्रेष्ठ बनकर उभरा। अगर हम इस सारे पॉइंट को समराइज करें मगध के उत्कर्ष में, तो हम देखेंगे कि इसकी क्या विशेषता है कि उपजाऊ भूमि है, क्योंकि गंगा का क्षेत्र पड़ता है, गंगा उसके सहायक नदियों के कारण आवागमन का मार्ग अति सुलभ है। झारखंड के क्षेत्र में लोहे की खदानें पाई जाती हैं। लोहे की खदानों के बल पर उन्होंने अपनी कृषि भूमि का विस्तार किया, कृषि उत्पादकता में वृद्धि की, अत्याधुनिक धारदार हथियार बनाए, जिससे उन्होंने अपने जो शत्रुओं पर बलपूर्वक हमला किया। मगध के जंगल में हाथी पाए जाते थे, हाथियों का उन्होंने भरपूर लाभ लिया, उसे अपनी सेना में शामिल किया। मगध की जो राजधानी है राजगृह, वह एक ऊंची पहाड़ी पर है और किला बंद है, चारों तरफ से घिरी हुई है, तो किसी भी शत्रु द्वारा उस पर हमला करना एक कठिन कार्य है। और इन सब के अतिरिक्त मगध में कुशल नेतृत्व। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको दोनों बातें जो है समझ में आ गई होंगी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राज्यों की निर्माण में या उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में लौह अयस्क की भूमिका क्या थी, और मगध का उत्कर्ष किस कारण से हुए, उसमें लौह अयस्क का क्या योगदान है, या मगध के उत्कर्ष में जो अन्य कारण है उसके क्या योगदान है। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप किसी अन्य पॉइंट पे या किसी प्रश्न पे व्याख्या सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस वीडियो के संदर्भ में कोई सुझाव हो तो आप ये भी हमको बता सकते हैं। तब तक वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।